गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डीएवी का जो रिक्रूटमेंट निकला है, ये रिक्रूटमेंट है 2025-26 के लिए। तो सेशन 2025-26 जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल महीने से शुरू होता है। तो अप्रैल 2025 से सेशन शुरू होगा। तो इतना पहले से क्यों रिक्रूटमेंट दिया गया, इसका रीज़न भी है। क्योंकि इस बार जो डीएवी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। किस तरह से चेंज हुआ है इसके बारे में मैं डिटेल से बोलूँगी। कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में बोलूँगी। इसका सिलेबस क्या है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर किसी भी तरह का बायोलॉजी का कोई भी आपको अगर जानना है या फिर पीजीटी के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हूँ। और इसके अलावा अगर मेरा प्रीवियस क्लास का अगर किसी लिंक चाहिए तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ सिर्फ टीचिंग स्टाफ नहीं, टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी रिक्रूटमेंट होगा। तो ये डीएवी उड़ीसा के लिए है। और ये जो है जो आपका 14 अक्टूबर से रिक्रूटमेंट निकला है तो 15 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका जो अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसीजर है जो भी अप्लाई आप कर सकते हैं वो 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया है और अप टू 5 नवंबर 2024 तक रहेगा, शाम के 5 बजे तक। तो आप क्या यहाँ पर क्या क्या फिलअप करेंगे, कौन कौन सा पोस्ट निकला है वो देखिए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले निकला है पीजीटी। पीजीटी में आपका इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल साइंस एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो हर जो जो फील्ड है हर फील्ड से पीजीटी का रिक्रूटमेंट है। क्यों ये निकला है, कैसा होगा उसके बारे में मैं डिटेल बोलूँगी। हम लोग पहले देख लेते हैं। तो टीजीटी का भी देखिए, टीजीटी का भी इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस जो पीसीएम बच्चों के लिए या तो फिर सिर्फ साइंस जो सीबीजेड बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर दो है टीजीटी का। आपको पता है कि जो लोग पीसीएम के हैं वो लोग मैथ और फिजिकल साइंस के फिजिकल साइंस पढ़ाएंगे और जो सीबीजेड है वो बायोलॉजिकल साइंस ज़्यादातर पढ़ाते हैं। सोशल स्टडी जिसमें कि आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आएगा। सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आएगा। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस आता है। उसके बाद पीआरटी है जो कि प्राइमरी लेवल के लिए है। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन। ठीक है, ये ग्रेड 2 है। तो इस तरह से आपका रिक्रूटमेंट निकला है। अगर इसको देखें तो उसके अलावा आपका नर्सरी टीचर के लिए भी निकला है जिसमें कि नर्सरी, प्री प्राइमरी टीचर, लेडीज, यहाँ पर सिर्फ लेडीज है। जेंट आपका जो अगर मेल पर्सन है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, वेलनेस टीचर एंड काउंसलर। ठीक है, ये सारा पोस्ट निकला है। अगर मिनिस्ट्रियल पोस्ट देखें और क्लरिकल पोस्ट देखें तो क्लरिकल पोस्ट में क्या क्या निकला है वो देखें। अकाउंटेंट जिसमें कि आपका अकाउंट में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। यूडीसी जो कि अकाउंट में है। अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। यूडीसी एडमिन में अपर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, अकाउंट में। एलडीसी एडमिन में लोअर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी रिसेप्शनिस्ट लेडीज ओनली, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो अपर डिवीजन क्लर्क या तो फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए निकला है। इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट जिसमें लाइब्रेरी साइंस में जो पीजी किए हैं उन लोगों के लिए। नेटवर्क असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, नर्स, ठीक है, नर्स भी आपका सिर्फ लेडीज।
अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन शीट कैरीड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जनरल कंडीशन आर अवेलेबल इन द वेबसाइट। जो वेबसाइट है उसमें दिया गया है। तो ये सारा वेबसाइट है जिसमें कि आपका DAV RD उड़ीसा, जो रीजनल डायरेक्टर उड़ीसा उनका वेबसाइट है, DAV RKL, DAV CSP, DAV कलिंग, DAV यूनिट 8, DAV बुल्ला। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका भुवनेश्वर का भी निकला है, भुवनेश्वर का भी है, और राउरकेला का भी है, राउरकेला की तरफ का है भी, संबलपुर का भी है। इसका मतलब ऑल ओवर उड़ीसा का ये निकला है। DAV अनंत विहार ये आपका अनुगुल में है, कलिंग भी आपका अनुगुल में है। तो ये सारा निकला है। तो कैसा होगा देखो, अभी हम लोग मेन मुद्दे में आते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट पोस्ट बिफोर सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट। अगर वो लोग पोस्ट आप लोग पहले अप्लाई करने से पहले आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको सबसे पहले आप लोग थ्रो आउट हो जाइए। मतलब आप देख लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। दे आर ऑल्सो एडवाइज टू डाउनलोड द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एबव वेबसाइट एंड सबमिट द field in application form along with the requisite document in the office of the nearest DAV public school in person or by speed post on or before 5th November 2024। तो कहने का मतलब है जो भी ये सारा वेबसाइट दिया गया है, पहला वो वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकालिए। उसके बाद आप आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो मुताबिक उसको फिलअप कीजिए। अगर TGT है तो TGT के लिए, अगर PGT है तो PGT के लिए, अगर PRT है तो PRT के लिए, या फिर प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। सबसे पहले आप फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको भी मैं बोलूँगी, वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आपका कोई भी नियरेस्ट DAV पब्लिक स्कूल में जाइए और उसको हैंड टू हैंड आप डिपॉजिट कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था, ऑनलाइन अप्लाई होता था, अभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, या तो फिर सारा डॉक्यूमेंट लेके आप डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका अगर लगे कि DAV आपका जो DAV स्कूल है वो आपके घर से बहुत दूर है तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी DAV पब्लिक स्कूल का एड्रेस ले लीजिए और स्पीड पोस्ट में भेज दीजिए। ठीक है। द अंडरसाइंड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर कोई किसी भी तरह का पोस्टल डिले है तो उसके लिए DAV किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसका मतलब टोटल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि आपको 5 नवंबर से पहले आपका फॉर्म को डिपॉजिट करना है। दे आर ऑल्सो एडवाइज, सॉरी ये तो मैं बोल चुकी हूँ। फिर उसके बाद देखिए और एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन ये है, देखिए इसको मैं बोल देती हूँ। यहाँ पर दिया है कैंडिडेट मोस्ट अप्लाई, ये लाइन को देखिए, फॉर 1 पोस्ट ओनली आज CBT एग्जाम फॉर मल्टीपल पोस्ट कैन फॉल ऑन द सेम डे। अगर हो सके तो जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा, टेस्ट होगा, हो सकता है एक ही दिन में PGT, TGT, PRT, नॉन टीचिंग सब कुछ एक दिन में ही हो जाए, हो सकता है। ठीक है, उनके मुताबिक, मुझे तो पता नहीं है, पहले तो बहुत सारा दिन होता था, लेकिन हो सकता है अगर एक दिन में हो गया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप अगर अप्लाई करेंगे और एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा तो आपको कौन सा एग्जाम देंगे कन्फ्यूजन होगा। तो ये उनका सजेशन है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, TGT या तो फिर PGT या तो फिर PRT या तो फिर नर्सरी या तो फिर आप नॉन टीचिंग के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। तो सेम डे में शायद एग्जाम हो सकता है, ये उनका बोलना है। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट मस्ट यूज देयर ओन रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड देयर ओन email ID। तो आपका अगर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और email ID है उसी को ही आपको देना है, क्योंकि जब तक आपका प्रोसीड्योर टोटल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, जो प्रोसेस है जो कि 30
जून 2025 30 जून 2025 तक टोटल जो प्रोसीजर है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं होगा, इतना दिन लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका जो मोबाइल नंबर और जो दिए होंगे आप, या तो फिर ईमेल आईडी, ये दोनों आपका ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि इसी में ही सारा आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर चेंज हो गया या तो फिर आपका ईमेल आईडी अगर नहीं रहा, आप किसी भी ये से आपका अगर खो गया, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, आप ठीक टाइम में ठीक से अपडेट नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो डिटेल आपको जानना है। ऑल एप्लीकेशन साल भी, अगर अभी देखिए आप फिलअप कर लिए और इसको डिपॉजिट कैसे फिलअप करेंगे, मैं फॉर्म भी आपको दिखा दूंगी, और किस तरह से डिपॉजिट करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ऑल एप्लीकेशन साल भी स्क्रूटिनाइज एट द रीजनल लेवल। अभी रीजनल लेवल में सारा आपका फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद स्क्रूटनी करेंगे, वो लोग देखेंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन है और आपका डॉक्यूमेंट है वो ठीक ठाक वैलिड है कि नहीं, किसी भी तरह से आप गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, ये सारा कुछ देखने के बाद उसके बाद वो लोग एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट जो है विल बी इंटीमेट, वो लोग इंटीमेट करेंगे उसे एलिजिबल के। सच्चे में अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो सबसे पहले वो लोग स्क्रूटनी करके देखेंगे, देखने के बाद वो लोग, अगर मेरा क्वालिफिकेशन ठीक है तो वो लोग मुझे इंटीमेट करेंगे। कैसे इंटीमेट करेंगे? थ्रू ईमेल आईडी भी कर सकते हैं, या तो फिर एसएमएस के थ्रू में वो कर सकते हैं, जो कि मुझे डीएवी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए वो लोग बुलाएंगे, ठीक है। Those who qualify the CBT 2025 shall be issued a provisional eligibility card, PCE। अगर आप सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, अभी आप एग्जाम में चले गए, एक जब फॉर्म फिलअप हुआ, आपका स्क्रूटनी में सिलेक्शन हो गया, अभी आप एग्जाम के लिए चले गए और एग्जाम में भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे वो लोग, आपको एक प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड देंगे, ठीक है, एक स्कोर कार्ड देंगे आपको, ठीक है। और विथ व्हिच दे कैन अप्लाई एट एनी डीएवी स्कूल अक्रॉस द कंट्री, और वो आपका वैलिड रहेगा। कब तक के लिए वैलिड रहेगा? 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, और आप उसी स्कोर कार्ड के अगेंस्ट में कोई भी डीएवी पब्लिक स्कूल हो ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अभी आप कोई आप चॉइस नहीं देख सकते कि मैं इसी स्कूल में ज्वाइन करूँगी कि उस स्कूल में ज्वाइन करूँगी, ये आप चॉइस नहीं दे सकते। आपको सबसे पहले अभी फोकस करना है कि आपको सीबीटी टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसका क्वालिफाइंग मार्क क्या है वो भी मैं आपको बोलूँगी। तो सीबीटी में आप क्वालिफाई करने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा, स्कोर कार्ड दिया जाएगा, उसी स्कोर कार्ड को लेके आप डीएवी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कंट्री। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमो क्लास, पैनल इंटरव्यू एट रीजनल लेवल। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वह डिपेंड करता है स्कोर कार्ड में। आप अगर क्वालिफाई कर लिए, इसका मतलब नहीं है कि आपका रिक्रूटमेंट हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, नहीं, वह सिर्फ आपका प्रोविजनल होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपको डेमो क्लास भी देना होगा, इंटरव्यू देना होगा रीजनल लेवल पे, उसके बाद आप जाके सिलेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर सिलेक्ट नहीं हो सकते। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमो क्लास एंड पैनल इंटरव्यू। अभी पता चल गया। An application fees of 200 shall be collected at the regional level from the CBT qualified candidates to apply the phase 2 interview। इसका मतलब phase 1 में आप CBT दे दिए, अभी यहाँ तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सीबीटी में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आप सीबीटी में क्वालिफाई हो गए और फेज 2 में चले गए, तब आपको 200 रुपीज़ आपको रीजनल लेवल में उसको देना पड़ेगा। ये आपका फीस होगा, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो लोग देंगे फेज 2 में, ठीक है। अभी पता चल गया इसका। तो अभी आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद वो लोग आपको बुलाएंगे कि जो भी करेंगे। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ स्कूल का नाम दिया गया है, ये भी आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए अनुगुण से कौन कौन सा स्कूल आया है, और उसमें देखिए स्कूल लेवल क्या है, हायर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है, आप यहाँ से देख चेकआउट कर सकते हैं। ये अनुगुण का रह गया,
ठीक है। उसके बाद ये देखिए बलांगीर, बालेश्वर, भद्रक का देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा आपका बलांगीर, बालेश्वर और भद्रक का। उसके बाद देखिए ये रह गया आपका कटक, ढेंकानाल, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का। तो कहाँ कौन कौन सा स्कूल है, अगर आपका नियरेस्ट घर से अगर नियरेस्ट स्कूल है तो आप वहाँ पर सबसे पहले सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद अगर रिक्रूटमेंट हुआ तो आपको जाके डीएवी में आपको बार बार विजिट करना होगा, और बार बार विजिट करके वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा कि उन लोगों का रिक्रूटमेंट है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये है जगत सिंहपुर का और जाजपुर का, देख लीजिए जगत सिंहपुर और जाजपुर का डीएवी पब्लिक स्कूल कहाँ कहाँ पर है। जाजपुर में एक ही डीएवी पब्लिक स्कूल है। उसके बाद देखिए झारसुगुड़ा, यह झारसुगुड़ा का दे दिया, कड़ाहंडी और केंदुझर। झारसुगुड़ा, कड़ाहंडी, केंदुझर का यह रहा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए ये है खोर्धा, नयागढ़, पुरी और संबलपुर। ठीक है, खोर्धा, नयागढ़, पुरी, संबलपुर का पहले ले लीजिए, अगर कोई भी उसी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ से ले लीजिए, या फिर अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो है भी, फिर भी आप अगर चाहे तो ज्वाइन कर दीजिए, जरूर नहीं कि खुद का डिस्ट्रिक्ट ही हो, चाहे तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी ले। और ये लास्ट रहा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि सोचिए अगर कोई संबलपुर से है लेकिन अगर झारसुगुड़ा का रिक्रूटमेंट निकला तो झारसुगुड़ा के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सब प्रीफर करते हैं घर से एकदम ज़्यादा दूर ना हो। ठीक है, तो ये देखिए टीचिंग पोस्ट का सब्जेक्ट जो है दिया है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल चुकी हूँ। पीजीटी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, टीजीटी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, पीआरटी और अदर टीचिंग पोस्ट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये डिटेल दिया है, ये मैं पहले से डिस्कशन कर चुकी हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट को भी एलिजिबल क्वालिफिकेशन अगर देखें हम तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन जनरल अगर देखें तो क्या है, according universities institute of outside state the candidate shall only be eligible for appointment after verification of genuineness of their educational training qualification from concerned university institute from which they have obtained the degree। ये देखिए पूरा गवर्नमेंट की तरह है। ठीक है, आप अगर कहीं से भी कोई भी अगर डिग्री एक सर्टिफिकेट ले आए और मेरे पास तो डिग्री है, मैं अप्लाई कर दूंगी, लेकिन वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है कि नहीं, आप जो दिए हैं क्वालिफिकेशन है वो वैलिड इंस्टीट्यूट है कि नहीं। सोचिए अगर मैं आउटसाइड कोई भी यूनिवर्सिटी से एक पीजी का डिग्री ले आई, या तो फिर मैं किसी भी तरह का कोई भी एक बीएड का डिग्री ले आई और बोली कि मेरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो लोग सबसे पहले उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए which they have obtained the degree, candidate from such outside university institute shall have to produce the authenticated proof equivalency from any university of state of Odisha and NCTE recognition in support of their qualification at the time of document verification। मतलब अगर आपका बीएड है तो बीएड क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको आप किस अगर सोचिए कोई भी अगर उड़ीसा के अंदर आप बीएड किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मतलब सोचिए कि आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से आप बीएड किए हैं, आंध्रा यूनिवर्सिटी से बीएड किए हैं, तो आपका एजुकेशन अगर आपका सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक एनसीटीई रिकॉग्निशन का एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा, जरूर मिला होगा, मुझे तो मिला था। ठीक है, मुझे मिला है, मेरे पास है, तो उसको आप अगर नहीं मिला है तो आप जो रेस्पेक्टिव पर्सन जिनके थ्रू आप किए हैं बीएड, उनसे आप बातचीत करके आप ला सकते हैं। एनसीटीई रिकॉग्निशन का जो सर्टिफिकेट है उसको आप ला सकते हैं। ठीक है, वो लोग दे देंगे। ठीक है, तो उसको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो लोग देखेंगे, या तो फिर आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि आप सबको पता है कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्या है, एनसीटीई रिकॉग्निशन क्या है। ठीक है, उसका वो दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं दे सकते, अगर किसी भी तरह से आप नहीं दे सकते, दे विल नॉट बी एलिजिबल इन द प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी से ये सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट
A candidate furnishing certificate marksheet with grade and grade point shall also furnish numerical equivalency of grade point from the examining body है ना। उसके बाद देखिए कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन, ठीक है, इन द रिलीवेंट कॉलम, ठीक है। तो ये CGPA जो आपको फिलअप करेंगे वो उसके बारे में है, ठीक है। वो CGPA है या फिर आपका मतलब आपका कन्वर्सन सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर, उसको लेके आप देखेंगे कि अगर CGPA में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप देखेंगे कितना हो रहा है, ये डिटेल आपको चाहिए। और हाँ, यहाँ पर देखिए जो कॉलम है 3.1.4 में देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड, आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या तो फिर ओटेड या तो फिर ओस्टेड या तो फिर टेट, ठीक है, TET टेट है आज एप्लीकेबल फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट। सोचिए अगर मेरा TGT के लिए मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है, तो मैं TGT के लिए मैं ओस्टेड क्वालिफाइड हूँ तो मैं ओस्टेड का सर्टिफिकेट दे दूंगी, ठीक है। या तो फिर मैं ओटेड अगर क्वालिफाई हूँ तो ओटेड का सर्टिफिकेट दूंगी, या तो ओटेड का कौन सा पेपर 2 या तो फिर सीटेड पेपर 2, ठीक है। या भी किसी भी स्टेट का अगर मैं क्वालिफाई की हूँ उसका पेपर 2 का मुझे देना है। अगर PRT के लिए है तो PRT के लिए सीटेड पेपर 1 या तो फिर ओटेड पेपर 1 या तो फिर टेट पेपर 1 आपको देना है। ओस्टेड सिर्फ TGT के लिए एलिजिबल है, लेकिन DAV में ओस्टेड का सर्टिफिकेट लेके आप PRT अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओस्टेड सिर्फ TGT के लिए दे सकते हैं आप। अगर PGT के लिए अप्लाई करें तो इनमें से कुछ भी जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट रूल में है कि आपको सीटेड ओटेड ओस्टेड ये कोई भी जरूरत, अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें भी थोड़ा सा वेटेज है। अगर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से अगर कुछ आपका क्वालिफिकेशन है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वैलिड क्वालिफिकेशन, उसको आप जरूर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो दे दीजिए। आपका वो उनका काम है कि वो लोग आपको उस क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में कुछ वेटेज देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन आप दे दीजिए। मेरे PGT में अगर ओस्टेड जरूरत नहीं फिर भी मैं PGT में ओस्टेड के लिए दे दूंगी, ये है बात, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, PGT के लिए आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन रहना जरूरी है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसमें, और विथ एटलीस्ट 50% मार्क, उसके साथ BEd रहना बहुत ज़रूरी है, NCTE रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी। तो ये रहा PGT के लिए है। तो ये दे यहाँ पर कुछ दे दिया है कि अगर आपका जो MSc होगा कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या MSc होना जरूरी है ये आप देख लीजिए। उसके बाद अगर TGT देखें तो TGT में देखिए दिया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी अगर है आपके पास, उसके साथ आपके साथ 50% मार्क रहना बहुत ज़रूरी है, हाँ, जो कि आपका इधर ग्रेजुएशन में होना चाहिए या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी एक डिग्री में आपका 50% होना जरूरी है। उसके साथ BEd रहना जरूरी है NCTE रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। और सीटेड या तो फिर एस्टेड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जैसे कि ओस्टेड हो, ठीक है, ये सारा आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, जो कि पेपर 2 विदाउट एनी कंडीशन, तो ये रहना जरूरी है। TGT फिजिकल साइंस के लिए तो उसी तरह का फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 50% मार्क NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस के लिए इसी तरह से आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि कंप्यूटर साइंस में होना जरूरी है, या तो फिर BTech MTech MCA MCA BCA जो कि आपका 50% मार्क रहना जरूरी है, उसके साथ BEd करना कंपलसरी है, और उसी के साथ सीटेड या फिर एस्टेड जो पेपर 2 है वो भी आपका क्लैरिफाई करना जरूरी है, ठीक है, क्लियर करना जरूरी है। PRT के लिए वही एक ही बात है, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क। उसके साथ यहाँ पर एक चीज़ देखिए जो कि गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन यहाँ पर DAV में दे दिया है, अगर आप BEd किए हैं तो भी आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। BEd अगर किए हैं और उसके साथ सीटेड या तो फिर ओटेड पेपर 1 में आप क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BLED तो ज़रूरत होता है, लेकिन अगर आपके पास BEd सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
फिजिकल साइंस के लिए आपको 50% में ग्रेजुएशन में रहना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस में भी ग्रेजुएशन में 50% रहना जरूरी है। पेपर 1 सीटेड और एस्टेड में क्वालिफाई हो गए। तो प्री प्राइमरी का ये उसी तरह से प्री प्राइमरी का ये रह गया आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। डीएलईडी डीएड जो भी आपका रहना जरूरी है, ठीक है, वो आप करेंगे। तो ये डिटेल देख दिया। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें देख लीजिए। ग्रेजुएशन सभी में ग्रेजुएशन कंपलसरी है। कोई भी रिलीवेंट जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। ये डिटेल दे दिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, आपका गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश या तो फिर रहना जरूरी है। उसके साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी नॉलेज रहना, इसका मतलब है अगर आपका पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप प्रोड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए देखिए, अकाउंटेंट के लिए टैली तो बहुत ज़रूरी होता है, टैली आपको करना जरूरी है। तो बाकी यहाँ पर देखिए जो भी अकाउंट है उस अकाउंट में टैली ही दिया है। इसके अलावा तो बाकी में ग्रेजुएशन ही रहना जरूरी है। हाँ, जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसमें देखिए टाइपिंग स्पीड मिनिमम कितना रहना चाहिए वो दे दिया है। यहाँ पर इसका स्केल क्या है, तो 6th पे में आपका क्या स्केल है और वो डिटेल दे दिया है। स्टेट स्केल हो या तो फिर सेंटर स्केल हो, जो भी हो। तो ये है आपका 6th पे के मुताबिक, ये है 7th। इतना याद रखिए, डीबी का सैलरी जो है वो गवर्नमेंट सैलरी की तरह है, बहुत अच्छा सैलरी होता है, ठीक है। 7th पे में भी वो लोग देते हैं, जिसमें कि आपका देखिए 7th पे अगर पीजीटी में है तो आपका 47,600 होता है, लेवल है 8। लेकिन अगर स्टेट स्केल है तो आपको कम से कम तो 44,900 मिलेगा, जो कि आपका स्टेट स्केल जो गवर्नमेंट जो स्टेट स्केल देता है उसी के साथ ये बराबर है, ठीक है। तो ये दिया है। टीजीटी के लिए देखिए स्टेट स्केल में आपका 35,400 है, जो कि देखिए अभी जो लोग भी टीजीटी के लिए पाए होंगे वो लोग भी यही सैलरी ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है आपका 9 में रहेगा। तो ये डिटेल दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। सैलरी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा डिटेल। उसके बाद देखिए, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। कब देंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के वक्त चाहिए, अभी नहीं, ठीक है। अभी देना जरूरी नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, डीएवी सीबीटी में आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो अगर जब आपका अगर कहीं पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, तब आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। तो ये तो डिटेल है, ये तो बात की बात है, ये हो गया। अभी मैं और एक चीज़ आपको अभी बोलूँगी। हाँ, ये देखिए उसका फॉर्म है, ये उसका फॉर्म। यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो आप पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पोस्ट है, देखिए कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको बोल देती हूँ। देखिए, अगर मुझे टीजीटी है, यहाँ मैं टीजीटी में क्लिक करूँगी, ठीक है। करने के बाद मैं सोचिए यहाँ पर टीजीटी लिख दिया, टीजीटी, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे साइंस, ठीक है, साइंस। अगर नॉन टीचिंग है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये मेरा बच्चा आ गया, একটু বলে দি। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ, ঠিক আছে। বস আমি একটু সারে দিই, তারপরে তোমাকে বলবো, হলো? করেছি তো? হ্যাঁ করেছি। তাহলে हम जाची, सो सो सो। और ये रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। उसके अलावा ये देख लीजिए, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बोल दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है, कितना परसेंटेज है जो भी है। और ये देखिए एमएड और बीएड और एनटीटी जो भी किए हैं कंप्यूटर कोर्स, वो भी यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए और एक चीज़, अगर आपको किसी भी लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको भी फिलअप कीजिए। गेमिंग में, योगा में, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, रोबोटिक्स, किसी भी फील्ड में। क्योंकि आपको पूछा गया है कि अगर आप स्कूल में आपका बिसाइड आपका टीचिंग जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के अगर किसी और में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं
तो उसको भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है वो दे दिया है। आपको 2 फोटोग्राफ देना है, उसके साथ आईडी प्रूफ, डिक्लेरेशन, ये सारा आपका जेरोक्स कॉपी देना है, ओरिजिनल नहीं देना है अभी, ठीक है। और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन क्या डिक्लेरेशन देना है, ये जो डिक्लेरेशन है इसको आपको देना है, ठीक है। तो ये रहा डिटेल में आज आपको बोल दी कि क्या क्या ज़रूरत है, और आप इस तरह से फॉर्म फिलअप कीजिए। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।